तो वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। मैं श्वेता सिंह अपने चैनल के माध्यम से एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस में लगे हुए होंगे। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसके री एग्ज़ाम आपके पास सामने बहुत जल्द आपको इसी महीने में देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है। बहुत ज़्यादा आपको जो है तमाम तरह की उठापटक के बाद, तमाम तरह की कैंसिलेशन और उसके बाद एग्ज़ाम कैंसिल होना और फिर बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ के बाद में अब आपके सामने जो न्यूज़ है वो ये है कि भाई एग्ज़ाम आप देने के लिए एकदम तैयार हो जाइए। एग्ज़ाम आपके सामने है और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द एग्ज़ाम हो जाएगा और बहुत जल्द एग्ज़ाम होने के साथ में आपको रिज़ल्ट भी मिल जाएगा और आपको आपकी पोस्टिंग भी फटाफट से मिल जाएगी। तो इसी सीक्वेंस में हम अपना आज का वीडियो रखते हैं। हमने जो क्या करा हुआ है कि अभी हम हिस्ट्री का जो है प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि जीएस में जो है इसका एक आपका मेजर पोर्शन एग्ज़ाम में आता है। तो इसी वजह से हम इसी को लेकर के इस समय आ रहे हैं। तो हम अपनी इसी सीरीज़ को, हिस्ट्री की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए जो है आज का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। चलिए हम आज का अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट का जो सबसे पहला प्रश्न है वो ये है कि ईयर 1919 मतलब कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था। ये यहाँ पर आपको बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका कहाँ पर हुआ था। जैसे मैं आप लोग को पहले भी बताया था कि मेरी नोट्स वैसे भी शॉर्ट रहती थी, लेकिन अब मैं शॉर्टेस्ट नोट्स बना रही हूँ कि मतलब इस क्वेश्चन को जो 2 पेज में मैं लेके आती थी उसको मैं 1 पेज में लेके आती हूँ और भी शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में आप लोगों को ये नोट्स आप लोग के लिए बनाती हूँ। तो यहाँ पर आपको 3 प्रश्न आप लोगों के सामने आते हैं। एक सबसे पहला कि जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था। ये 1919 में हुआ था। दूसरा प्रश्न आपका आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड ये आपका किस जगह पे, कौन सी प्लेस स्थान पर हुआ था। तो वो जो है अमृतसर में हुआ था। तो यहाँ पर आपने एक प्रश्न में 2 प्रश्नों को, 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर आपने समझा, याद किया और ये दोनों ही एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। जो है ईयर भी बहुत बार दिखता है और प्लेस भी आपका होता है जो है, क्योंकि आपको अभी जब ऑप्शंस में पंजाब के ही जैसे 2-3 जगह का नाम दे दिया जाता है तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है। जो है जब लाहौर, अमृतसर, पंजाब और हरियाणा इस तरह से ऑप्शन आते हैं तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होती है। तो याद रखिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर आपको मेनली पूछा जा रहा है कि नमक सत्याग्रह कौन से सन में हुआ था। तो नमक सत्याग्रह आपका जो हुआ था वो 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। तो अब यहाँ पर देखिए 2 बात, यहाँ पर भी 2 प्रश्न आपके आते हैं। सबसे पहला तो ये है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी। ये भी बहुत आता है एग्ज़ाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो डेट है 23 मार्च 1931 को, जिसमें और उसमें जो रीज़न है, जिस रीज़न से इन्हें फांसी दी गई थी वो था कि वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या का कारण। मतलब कि जो है अभी देखिए सारे प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैंने आप पिछली वीडियो में भी ये बात आपसे कही थी कि सैंडर्स को जो है मतलब कौन से एक बताने को तो इसी पेज में ही उसका जो है मतलब कि इशारा है कि भाई इसी पेज में मैं जो प्रश्न पूछने जा रही हूँ उसका आंसर है। लेकिन मुझे और खुशी होगी कि अगर आप खुद उसको लिंक करें जो है। तो ये यहाँ पर बात आती है कि मतलब कि उन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी, तो इस रीज़न से उन्हें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी। और सैंडर्स की हत्या इन्होंने की थी वर्ष 1928 में। और जलियांवाला बाग आपका हत्याकांड हुआ था 1919 में। और लाहौर में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव मतलब कि ये लोगों ने मिल करके सैंडर्स की हत्या की थी। कहाँ पर, वो भी लाहौर में की थी। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। और जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी दी गई थी उसकी डेट थी 23 मार्च 1931। चलिए हम अब अपने अगले वीडियो पर चलते हैं।
हमारे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया था। मतलब कि इंग्लिश गवर्नमेंट के पास एक ऐसा कानून वो लोग लेकर के आए थे जिसमें अगर उनको जो माने मतलब मनमाना कानून जिसको आप कह लीजिए कि मतलब अगर उनको लगता है तो वहाँ पे भी हालांकि चलती अंग्रेज़ों की थी, लेकिन तब भी दिखाने के लिए कि भाई यहाँ पे पहले मुकदमा हो रहा है, इनका ये दोष है, ये दोष सिद्ध होगा तब उनको सज़ा मिलेगी। लेकिन उन्होंने लिया है कि भाई मतलब हमको कोई मुकदमा कोई दोष सिद्धि नहीं चाहिए, हमें लग रहा है तो बस हम इसको तुरंत पकड़ के लेके जाएंगे, जो हमें लगेगा हम उसको कैद कर लेंगे जो है। तो ये जो है ये बिना नियम का एक कानून आया था जिसका गांधी जी ने प्रबल विरोध किया था, और उस कानून का नाम था रॉलेट अधिनियम यानी कि रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट आपका आया था 1919 में। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है जो है कि बिना नियम बिना कानून का कौन सा एक्ट आया था जिसमें मतलब अंग्रेज़ों की मनमानी इतनी ज़्यादा थी कि वो जिसको उनको लगता था उठा के पकड़ के अंदर बंद कर देते थे जो है। तो वो था 1919 का रॉलेट अधिनियम। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। फिर से समझिएगा, गांधी इरविन समझौता का यहाँ पर बताना है कि किससे संबंधित बताना है आपको। तो गांधी इरविन समझौता ये मिलान करने में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो है, जब मिलान करने वाले प्रश्न आते हैं तो वहाँ बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि गांधी इरविन समझौता का मिलान आपको करना है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। और गांधी इरविन समझौते का जो सन है वो 5 मार्च 1931 है। तो ये एक मतलब वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एक प्रश्न में दो प्रश्न आप लोगों का समाहित है यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे। ये भी बहुत ज़रूरी है। स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। तो यहाँ पर ये जानना है कि संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी कौन से अधिनियम में। तो वो की गई थी 1935 के अधिनियम में। अगला प्रश्न है कि 1919 के अधिनियम में वैध शासन धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वे कौन थे। मतलब कि 1919 का एक अधिनियम था जिसमें वैध शासन को धारण कराया गया था, और एक व्यक्ति जिसको खास तौर से इस चीज़ के लिए जाना जाता है, उनको मतलब उनका नाम लिया जाता है, वो थे जेम्स फोर्ड ने जो है। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राज़ी किया था। मतलब कि 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के जो विद्रोही थे उन्हें आत्मसमर्पण के लिए तैयार किया था। वो किया था हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना जी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था। महात्मा गांधी जी के कई सारे अनशन हैं, कई सारे सत्याग्रह हैं, और सभी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और जिनका कुछ ऐसे होते हैं जिनका एग्ज़ाम में काफ़ी रिपीटेशन और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी में से एक आपका ये आता है कि 20 सितंबर, डेट याद कर लीजिएगा, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन जो किया था वो रैमसे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक प्रचार के विरुद्ध में किया हुआ था। एक बार फिर से समझते हैं। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी जी ने एक आमरण अनशन किया था, और वो इन्होंने विरोध किया था रैमसे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक प्रचार के विरोध में किया था। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आता होगा, क्योंकि कहीं से कॉपी पेस्ट करके नहीं बनाती हूँ। ये मेरी अपनी खुद की सर्च होती है, अपनी खुद की खोज होती है, और उसी के हिसाब से मैं मतलब अपना ये कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जैसे आप अपना समय बाकी पढ़ाई में लगाते हैं, वैसे थोड़ा सा समय इस कंटेंट को पढ़ने में ज़रूर
लगाइएगा। जब आपको एग्ज़ाम में इन प्रश्नों में से आपको ढेर सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे तो वहाँ पर मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। एक छोटी सी सूचना और आप लोगों के लिए है कि अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का लिंक मिल जाता है। अदरवाइज़ लर्न एंड ग्रो विद श्वेता के नाम से भी सर्च करके आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पर ये नोट पढ़ाती हूँ ये सारे नोट्स मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूँ, तो वहाँ पर आपको ये आसानी से मिल जाता है। बाकी बस इतना ही, और बस पूरी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर किसी बेहतरीन वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर, टेक केयर, बाय बाय।